आप सभी लोगों को नमस्कार। हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं फ्री रेडिकल। हम लोग पिछले लेक्चर में क्या पढ़े थे, कार्बोनाइन पढ़ लिए थे, उससे पहले कार्बोकेटाइन पढ़ लिए थे। मतलब रिएक्शन इंटरमीडिएट का दो टॉपिक हम लोग पढ़ लिए, कार्बोकेटाइन एंड कार्बोनाइन। आज का टॉपिक है फ्री रेडिकल। ये बहुत ही छोटा टॉपिक है। आप सेम टू सेम ये कार्बोकेटाइन के जैसा ही है। वहां पे पॉजिटिव चार्ज होता था कार्बोकेटाइन पे, कार्बन पे क्या होता था पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटाइन में। जबकि फ्री रेडिकल में क्या होगा, कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन होगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा। कार्बोकेटाइन भी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता था और यहाँ पे फ्री रेडिकल भी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होगा। ठीक, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फ्री रेडिकल सबसे पहली बात आता है कि फ्री रेडिकल बोलते हैं किसको है। देखिए, फ्री रेडिकल हम उसको बोलेंगे कि वैसा स्पेसीज होना चाहिए कि उस कार्बन पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और कोई भी चार्ज ना हो। क्या हो कि वैसा कार्बन जिसपे सिंगल इलेक्ट्रॉन हो और कोई भी चार्ज ना हो, तो उस स्पेसीज को हम क्या बोलेंगे, फ्री रेडिकल। तो वही बात लिखा हुआ है, द स्पेसीज कंटेनिंग ए कार्बन एटम विथ ए सिंगल इलेक्ट्रॉन विथाउट एनी चार्ज इज कॉल्ड फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल समझ में आ गया किसको बोलते हैं, कि वैसा स्पेसीज मतलब कि कार्बन, उस पे क्या होना चाहिए, सिर्फ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, वो भी क्या, सिंगल इलेक्ट्रॉन, और कोई भी चार्ज ना हो, तो उसको क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल। देखिए, फ्री रेडिकल अगर हम एग्जांपल की बात करें, फ्री रेडिकल के एग्जांपल की, तो क्या हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम एग्जांपल लिखना चाहें तो क्या, CH3, इस पे एक इलेक्ट्रॉन दे दिए कार्बन पे, ये हो जाएगा CH3, CH2, इस पे ये दे दिए। तो ये सब क्या एग्जांपल है, मतलब ये इसको हम क्या बोलेंगे, फ्री रेडिकल। इसको हम क्या बोलेंगे, फ्री रेडिकल। ठीक है, इसी का हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो यहाँ पे क्या कि कार्बन है और 3 हाइड्रोजन है, तो इसको क्या किए, कार्बन और 3 हाइड्रोजन को हम जोड़ दिए। देखिए, अगर हम इसका हाइब्रिडाइजेशन लिखना चाहे CH3 का, CH3 और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का, तो क्या होगा कि हाइब्रिडाइजेशन हम निकालने कैसे जानते हैं कि हम उसमें सबसे पहले उस स्पेसीज में ये देखेंगे कि उसमें कितना सिग्मा बॉन्ड है और कितना लॉन पेयर है। इसी तरीके से तो हम लोग क्या निकालते थे, हाइब्रिडाइजेशन। तो देखिए, अगर हम इस कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन पूछे, मतलब CH3 का, इसी का स्ट्रक्चर है, इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछे तो आप लोग क्या बोलिए। देखिए, कितना सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड है। क्या यहाँ पे आपको कोई लॉन पेयर दिख रहा, नहीं दिख रहा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए तो इसको हम फ्री रेडिकल बोल रहे हैं। तो इसका मतलब कि इस फ्री रेडिकल का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, sp2। ठीक, अगर हम इस दोनों, इस हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का एंगल की बात करें तो कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो एंगल 120 डिग्री होगा। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp होता है तो एंगल कितना होगा, 180 होता। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता तो एंगल कितना होता, 109 डिग्री, साढ़े 109 डिग्री शायद। ठीक, तो देखिए, ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ होता है कि pz ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है। कहाँ होता है, pz ऑर्बिटल में। ठीक, अगर इसका बॉन्ड एंगल बता ही दिए कि बॉन्ड एंगल कितना, 120 डिग्री। ठीक है, ये आपको किस तरह से दिख रहा है, ट्रायंगुलर प्लेनर की तरह दिख रहा है ना, इसलिए इसका शेप जो है कैसा होगा, ट्रायंगुलर प्लेनर। मतलब कि जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा उसका शेप कैसा होगा, ट्रायंगुलर प्लेनर। ये सब चीजें हम जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो उसको हम अच्छे से और अच्छे से देखेंगे कि कभी कभी जब लॉन पेयर आ जाएगा तो उसका शेप बदल जाएगा, टी शेप हो जाएगा, सी सॉ हो जाएगा। तो ये सारी बातें केमिकल बॉन्डिंग में देखेंगे। देखिए, और हम, आप याद कीजिए कि आपको हम बताए थे कि कार्बोकेटाइन में क्या होता है, कि कार्बोकेटाइन क्या होता था, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज। मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन को निकालता था। सेम उसी प्रकार से, उसी का फोटोकॉपी है फ्री रेडिकल। तो यहाँ भी फ्री रेडिकल भी इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहेगा, तो वही लिखा है कि फ्री रेडिकल और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज देयरफॉर एज लुईस एसिड। मतलब अगर जो इलेक्ट्रॉन निकाले तो उसको क्या बोल देते हैं, लुईस एसिड। इसलिए फ्री रेडिकल को भी हम लोग क्या बोलेंगे, लुईस एसिड। लेकिन अगर हम आपसे एक सवाल पूछे कि कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल में, कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड होगा, तो कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड होगा, तो कार्बोकेटाइन होगा। क्यों, क्योंकि कार्बोकेटाइन की जब बात करते हैं, कार्बोकेटाइन पे क्या होता है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और फ्री रेडिकल पे एक इलेक्ट्रॉन। देखिए, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज तो है दोनों, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा दोनों,
करके ही बना है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। यहाँ पे दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गया, लेकिन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। इसका मतलब कि लुईस एसिड जो है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होगा, कार्बोकैटायन का, उसके बाद फ्री रेडिकल वाला का उससे कम होगा। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट लुईस एसिड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कार्बोकैटायन होगा या फ्री रेडिकल, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि कार्बोकैटायन जो है स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड बनाएंगे। अब आता है कि इसके बाद हम क्या देखे थे स्टेबिलिटी के बारे में, तो यहाँ भी हम फ्री रेडिकल का भी स्टेबिलिटी देखेंगे। ठीक है, क्या आप लोग याद कीजिए कि जब आपको बता रहे थे हम कार्बोकैटायन, तो क्या बताए थे कि कार्बोकैटायन स्पीशीज में जो है जब हम कोई डोनर अटैच करते हैं तो वो क्या करता है, उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है, और एक्सेप्टर जब अटैच करता है तो वो क्या करता है, उसकी स्टेबिलिटी को घटा देता है। तो ठीक उसी प्रकार से फ्री रेडिकल में भी जब हम डोनर को जोड़ेंगे तो उसकी कार्बोकैटायन के फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा, क्या कर देगा, बढ़ा देगा, जबकि एक्सेप्टर क्या करेगा, घटा देगा। क्यों, इसको हम अच्छे से समझाए थे, फिर एक बार आप समझ लीजिए। देखिए ये कोई क्या है, फ्री रेडिकल है, क्या फ्री रेडिकल है, इसमें हम कोई डोनर ग्रुप जोड़ दिए, क्या कर दिए, डोनर ग्रुप जोड़ दिए। अब डोनर का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को देना, इलेक्ट्रॉन को देगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होगा, जिसके कारण ये नहीं, यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, फ्री रेडिकल है तो इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो यहाँ पे क्या अगर हम डोनर देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन को देगा, तो इसकी पूर्ति क्या हो जाएगा, तो ये स्टेबल हो जाएगा। जबकि अगर हम यहाँ पे एक्सेप्टर जोड़ दें तो एक्सेप्टर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, इलेक्ट्रॉन को इससे जब निकालेगा, एक तो पहले से इससे इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है और इसे निकाल रहे हैं, तो वो क्या स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा। इसलिए एक्सेप्टर, इसलिए डोनर जो है फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, एक्सेप्टर फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी को घटा देता है। इतनी बात आपको क्लियर है। ठीक, तो देखिए कभी कभी क्या होगा, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये फंडा लगा के आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक, क्यों नहीं हो पाएगा, जैसे कि मान लीजिए जब आपको कार्बोकैटायन बता रहे थे तो उसमें क्या कर रहे थे कि अगर कोई भी, जैसे कि कार्बन कितना तरह, 3 तरह का होता है, प्राइमरी कार्बन, एक सेकेंडरी कार्बन, एक टर्शियरी कार्बन। अगर दो दो टर्शियरी कार्बन ही दे दे तब वहां पे हम कैसे डोनर और एक्सेप्टर का फंडा लगाएंगे, तो नहीं लगा पाएंगे। तो वहां पे हम लोग लगाएंगे हाइपर कंजुगेशन का फंडा। मतलब इसको याद रखिएगा कि स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हाइपर कंजुगेशन ऑफ हाइड्रोजन। मतलब जितना नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन ऑफ हाइड्रोजन होगा उसकी स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा। इतना बात आपको क्लियर। देखिए डोनर में क्या कौन कौन से ग्रुप आता है, डोनर में आपको आ जाता है +m ग्रुप एंड +I ग्रुप, ओके। एंड एक्सेप्टर में कौन कौन सा ग्रुप आ जाता है, -m ग्रुप एंड -I ग्रुप। ये दोनों क्या है, एक्सेप्टर ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, जबकि +m और +I क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। तो चलिए अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया है तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन पहला क्या है, CH3 है, ये सब क्या फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल है, कितना है। ठीक है, ये कौन सा कार्बोकैट फ्री रेडिकल है, ये हो गया आपका प्राइमरी फ्री रेडिकल। ये कौन सा है, देखिए इस फ्री रेडिकल से कितना जुड़ा हुआ है, CH3 2, इसलिए ये सेकेंडरी। ओके, ये कितना, ये टर्शियरी फ्री रेडिकल है, मतलब 3 एल्काइल ग्रुप जुटा है, इसलिए इसको टर्शियरी फ्री रेडिकल बोलेंगे। इसमें आपसे पूछ रहा है स्टेबिलिटी ऑर्डर। अभी अभी आपको क्या पता है कि स्टेबिलिटी क्या होता है, डोनर स्टेबिलिटी को बढ़ाता है और एक्सेप्टर स्टेबिलिटी में क्या है कि पूछ रहा है स्टेबिलिटी ऑर्डर। ढेर सारा फ्री रेडिकल दिया हुआ है, प्राइमरी फ्री रेडिकल है, सेकेंडरी फ्री रेडिकल है एंड टर्शियरी फ्री रेडिकल है। इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर हम क्या जानते हैं कि फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी डोनर क्या करता है, बढ़ाता है, एक्सेप्टर घटाता है। तो ये बताइए कि ये जो एल्काइल ग्रुप है, ये एल्काइल ग्रुप ये क्या +I इफेक्ट शो करेगा, यहाँ भी ये सभी क्या +I इफेक्ट। तो ये सब क्या किसका कम करेगा, डोनर का या एक्सेप्टर का। अगर +I इफेक्ट हो या +M इफेक्ट हो तो वो किसका कम करता है, डोनर का कम करता है। इसका मतलब ये सारे के सारे अल्काइल ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। अब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा। अब यहाँ पे देखिए तीन डोनर ग्रुप है, यहाँ पे 2 ही है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 भी नहीं है। इसका मतलब अगर आपसे पूछे कि इसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसका होगा, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसका होगा, 4 नंबर का, उसके बाद 3 नंबर,
उसके बाद 2 नंबर, उसके बाद 1 नंबर। इतना बात आपको क्लियर है? तो आप लोग इन जनरल याद कर रख सकते हैं। देखिए हम लोग याद कीजिए, जब कार्बोकैटायन पढ़ रहे थे तो वहां भी आपको बताए थे कि कार्बोकैटायन में जो है टर्शियरी कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। ये ठीक उसी प्रकार उसी का फोटोकॉपी है, इसलिए कि फ्री रेडिकल के टर्शियरी फ्री रेडिकल का भी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद सेकेंडरी का होगा, उसके बाद प्राइमरी का होगा। ठीक, इतना बात आपको क्लियर है? ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक अच्छा सा क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या, ये सब भी क्या फ्री रेडिकल है, इसमें भी आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर ही पूछ रहा है। तो इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर हम कैसे निकालेंगे? तो इसमें हम वो देखेंगे जो सबसे अलग होगा। देखिए कोई भी स्टेबिलिटी अगर कार्बोकैटायन या कार्बोनाइन या फ्री रेडिकल ये सब में स्टेबिलिटी देखना रहता है, तो हम वो चीज देखें, वो ग्रुप देखेंगे जो डिफरेंट हो। देखिए ये सब क्या पूरा सेम है, तो डिफरेंट क्या है? डिफरेंट यहाँ पे इसमें OCH3 जोड़ दिया है, इसमें NO2 जोड़ दिया है, इसमें CH3 जोड़ दिया है, इसमें Cl जोड़ दिया है। यही आपका डिफरेंट ग्रुप है। तो चलिए पता करते हैं। देखिए OCH3 किसके तरह काम करेगा? यहाँ पे क्या होगा, लॉन पेयर होगा, तो लॉन पेयर ऐसे क्या कर जाएगा, रेजोनेंस कर जाएगा। इसका मतलब ये OH3 किसका काम करेगा? प्लस M इफेक्ट की तरह काम करेगा। मतलब ये क्या है, डोनर ग्रुप है। अब NO2 किसका काम करता है? माइनस M इफेक्ट की तरह। इतना बात आपको क्लियर है? अब ये भी बताए CH3 किसके तरह काम करता है? प्लस I इफेक्ट की तरह। और Cl किसके तरह? माइनस I इफेक्ट की तरह काम करता है। मतलब कि अगर हम पूछे कि इसमें कौन कौन डोनर है, ये डोनर है, ये डोनर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस दोनों का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा होगा, और उसके बाद ही इस दोनों का स्टेबिलिटी होगा। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि सबसे ज्यादा किसका होगा। देखिए यहाँ पे ये, अब देखिए इस पे कंपेरिजन क्या करना है कि यहाँ पे भी डोनर है, यहाँ पे भी डोनर है। अब ये कैसे पता लगाएंगे कि इस दोनों डोनर ग्रुप में से कौन ज्यादा स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा? यहाँ पे देखिए ये मेजोमेरिक इफेक्ट के थ्रू इस फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है, ये इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है। तो क्या होगा, यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट है। हम लोग क्या जानते हैं कि रेजोनेंटिक इफेक्ट या मेजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसका होगा? 2 नंबर का होगा। उसके बाद यहाँ पे डोनर ग्रुप जुटा हुआ, तो उसके बाद क्या होगा? 4 नंबर का। अब क्या बचा? अब 3 बचा है। यहाँ पे देखिए एक ये बचा है, एक ये बचा है, एक ये बचा है। अब इस दोनों में क्या है? एक्सेप्टर ग्रुप जुटा हुआ, जबकि इसमें क्या है? कोई भी ग्रुप नहीं जुटा हुआ। एक्सेप्टर क्या करता है? उसके स्टेबिलिटी को घटा देता है। अब इसमें कुछ नहीं जुटा हुआ है, तो इसका मतलब कि इसके बाद स्टेबिलिटी किसका होगा? 1 नंबर का ज्यादा होगा। अब इसके बाद बचा क्या? ये दोनों बचा है। तो इसमें माइनस आई इफेक्ट के थ्रू ये घटा रहा है, ये माइनस एम के थ्रू घटा रहा है। तो सबसे ज्यादा कौन घटाएगा? माइनस एम के थ्रू। तो इसका मतलब कि इसके बाद 5 नंबर का होगा। सबसे कम स्टेबिलिटी 3 नंबर का होगा। इतना बात आपको क्लियर है? उम्मीद करता है कि आपको समझ में आ गया होगा स्टेबिलिटी, फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी को निकालने के लिए। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसके थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या CH3 है, CH2 है, इस पे फ्री रेडिकल है, CH2 है, डबल बॉन्ड है, CH है, इस पे फ्री रेडिकल है, CH है, ट्रिपल बॉन्ड है, इस पे कार्बन पे फ्री रेडिकल है। इस तीन कंपाउंड दिया हुआ, और इस तीनों में से पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसका होगा, सबसे कम किसका होगा। इसमें कैसे पता लगाएंगे? देखिए इस पे कुछ नहीं करना, इस फ्री रेडिकल वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो क्या जानते हैं कि इसका क्या होगा? देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड, इधर 1 सिग्मा बॉन्ड। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन भी है, तो ये डोनर, यहाँ पे जब हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन के थ्रू जब हम पढ़ेंगे, यहाँ पे क्या होगा कि ये हाइड्रोजन जब टूटेगा तो यहाँ पे फुलफिल आ जाएगा। देखिए अब इस फ्री रेडिकल का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2 होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे क्या डबल बॉन्ड है। और इस फ्री रेडिकल का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। हम क्या जानते हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है सबसे ज्यादा sp का होता है, उसके बाद sp2 का होता है, उसके बाद sp3 का होता है। क्या बोले? अगर हम यहाँ पे लिखे कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा किसका? sp का, उसके बाद sp2, उसके बाद sp3। क्लियर है?
sp का। अब देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब आप लोग नहीं जानते हैं तो आप लोग पीडीएफ देख लीजिएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होता है कि वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहता है, मतलब बायमॉन होता है जिसका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहेगा। अब ये हम जानते क्या है कि फ्री रेडिकल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन निकालने वाला। तो जो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा उसका फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी क्या होगा, कम होगा। इसलिए सबसे कम इसका होगा, उसके बाद इसका, इसके बाद इसका। तो एक नंबर का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाएगा, दो उसके बाद 2 नंबर का, उसके बाद 3 नंबर का। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, आप लोग याद कीजिए जब हम लोग कार्बोकैटायन पढ़ रहे थे तो उसमें आपको हम एंगल स्टैंड के बारे में बताए थे। ठीक उसी प्रकार से यही है कि इसमें एंगल स्टैंड कितना होना चाहिए कि यहाँ पे इसका हाइब्रिडेशन निकाले तो sp2 होगा, तो 120, यहाँ पे 7 डिग्री एंगल स्टैंड हो जाएगा। यहाँ पे कितना, ये 90 है, 120 डिग्री होना चाहिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2, सबका हाइब्रिडेशन sp2 होगा। यहाँ पे तो नहीं ना हाइपर कंजुगेशन का फंडा लगेगा। तो यहाँ पे देखिए sp2 होगा तो यहाँ पे 120 डिग्री होना चाहिए, जबकि एंगल कितना है 90 डिग्री, तो एंगल स्टैंड कितना आ जाएगा 30 डिग्री। यहाँ पे कुछ इससे कम आएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब हम क्या जानते थे कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी एंगल स्टैंड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था। मतलब कि एंगल स्टैंड जिसका ज्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी कम होगा, और जिसका एंगल स्टैंड कम होगा उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। ठीक उसी प्रकार से फ्री रेडिकल में भी होता है। तो सबसे कम एंगल स्ट्रेंथ किसका, 4 नंबर का। तो सबसे स्टेबल ज्यादा किसका होगा, 4 नंबर का, उसके बाद 3 नंबर, उसके बाद 2 नंबर, उसके बाद 1 नंबर। इतना बात आपको क्लियर है। तो चलिए इतना बात अगर आप समझ गए हैं तो आपको एक और क्वेश्चन पूछते हैं, उसको आप लोग थोड़ा सा गौर से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। ये सब आपको जो बता रहे हैं, ये सब जो हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो उसमें भरपूर यूज आएगा। थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट वहां पे यूज आएगा, जब हम लोग रिएक्शन करवाएंगे तो वहां पे बहुत सारा यूज आएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, ये कंपाउंड है, एक ये कंपाउंड है। ठीक, इसमें आपको पूछ रहे हैं हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑर्डर। मतलब कि सीधी भाषा में बोले तो हमें आप ये बताइए कि इस कार्बन और क्लोरीन के बीच में, कार्बन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड, इस दोनों कंपाउंड में किसका ज्यादा बॉन्ड स्ट्रांग होगा, किसका कम स्ट्रांग होगा, ये आपको बताना है। तो कैसे पता कीजिएगा, देखिए इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए कार्बन है, यहाँ पे क्या है, Cl है। ये देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या होता है, लिविंग ग्रुप होता है। जब हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो वहां पे आपको बताएंगे। तो ये सब क्या होता है कि भागना चाहता है, तो ये भागेगा तो यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा। तो कौन पहले टूटेगा, अगर जो वीक बॉन्ड होगा वो पहले टूटेगा, जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा वो क्या होगा, बाद में टूटेगा। तो यही बात आपको देखिए यहाँ पे क्या है, इस कार्बन का अगर हम हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखिए यहाँ पे कितना सिग्मा बॉन्ड, कितना 3 1 4, यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी होगा ना। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। जबकि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पूछे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। ओके, इतना बात आपको समझ में आ गया। देखिए हम क्या जानते हैं कि इस क्लोरीन पे क्या होता है, लॉन पेयर भी होता है, यहाँ पे लॉन पेयर भी होता है। अब आपको कुछ दिख रहा होगा, देखिए लॉन पेयर यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे रेजोनेंस भी तो कर जाएगा। जैसे रेजोनेंस करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, डेवलप्स डबल बॉन्ड। अब बताइए कि डबल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है या सिंगल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है। यहाँ पे क्या डबल बॉन्ड क्रिएट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड बन रहा है। तो इसका मतलब कि ये बॉन्ड टूटने में
ज्यादा एनर्जी लगेगा, इसमें कम एनर्जी लगेगा, ये बॉन्ड को हम तोड़ सकते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसमें होगा, दूसरा नंबर में, या उसके बाद एक नंबर में। ठीक उसी प्रकार से आपसे एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर CH3Cl रहे, ओके, और यहाँ पे दूसरा दे दिए CH3C फ्री रेडिकल, CH3Cl। अब इसमें क्या करना, इसमें भी आपको Cl को तोड़ना, कार्बन और क्लोरीन के बीच के बॉन्ड को तोड़ना। तो इसमें बताइए कि कौन पहले टूटेगा, कौन पहले टूटेगा, किसमें कम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लगेगा, किसमें ज्यादा लगेगा, ये बात आपको बताना है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये Cl बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3, अगर एक इलेक्ट्रॉन लेकर गया तो यहाँ पे CH3 फ्री रेडिकल बनेगा, ये बनेगा ना। तो लेकिन ये कौन सा है, अब ये अगर बॉन्ड को तोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 यहाँ पे फ्री रेडिकल। अब देखिए ये क्या है, टर्शियरी फ्री रेडिकल हो गया, ये क्या है, प्राइमरी फ्री रेडिकल है। अब बताइए, हम अभी आपको क्या सीखा है कि टर्शियरी फ्री रेडिकल जो है उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, प्राइमरी का कम होता है। अब यहाँ पे जैसे ये Cl इधर टूटेगा, इधर Cl टूटेगा। अब बताइए, जब ये Cl बॉन्ड को तोड़े तो यहाँ पे टर्शियरी बना, यहाँ पे प्राइमरी बना। अब ये टर्शियरी क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। जब ये ज्यादा स्टेबल हो ही गया तो ये क्या चाहेगा, ज्यादा स्टेबल हो, कोई भी आम इंसान क्या चाहता है, स्टेबल होना। तो यहाँ पर भी कंपाउंड क्या चाह रहा है, स्टेबल होना। जैसे ये टूटा तो फ्री रेडिकल बन के ये स्टेबल हो गया। इसका मतलब कि ये कार्बन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड का एनर्जी जो है ज्यादा, बहुत जल्दी टूट जाएगा, इसका लेट से टूटेगा। क्यों, क्योंकि प्राइमरी फ्री रेडिकल जो है लेस स्टेबल होता है, इसलिए इसका स्टेबिलिटी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, मतलब कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑर्डर क्या हो जाएगा कि, तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किस में ज्यादा लगेगा, इसमें एक नंबर में ज्यादा लगेगा और दो नंबर में कम लगेगा। क्यों कम लगेगा, क्योंकि दो नंबर में जो कंपाउंड बन रहा है वो ज्यादा स्टेबल हो रहा है, इसलिए ज्यादा स्टेबल होने के कारण ये जल्दी टूट जाएगा, जबकि ये स्टेबल नहीं हो पा रहा। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाता है कि रिएक्शन रिवर्स कर जाता है, कुछ यहाँ पे थोड़ा सा करता है लेकिन यहाँ पे कंप्लीटली रिवर्स कर जाता है। ये क्यों रिवर्स कर जाता है, क्योंकि वो स्टेबल कंपाउंड नहीं बन पाता। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।